हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस ऑल ईयर्स। इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ एरो डिनोट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर सेशन में आया हुआ है। चार्म, एनेमोर, बीविच। ठीक है, चार्म मतलब वही कि जो क्वालिटी किसी को अट्रैक्ट करने की ना, चार्म, तो उसी का इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब और ज्यादा, इसका मतलब और इंटेंसिटी बढ़ रही है। इन एनालोगस टू बोर्ड डैश्ड वेरी। ठीक है, तो बोर होने की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए। जेडेड का मतलब भी बोर होना, नॉर्मल बोर होना। जेडेड मतलब बोर होना क्योंकि बार बार सेम चीज कर ली। वेरी मतलब थक जाना बिल्कुल, किस चीज को करते करते। ठीक है, बार बार करते करते। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए। अदर वर्ड्स का मीनिंग डिटेल में चेक कर सकते हो, ठीक है, बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एंड टी हैव लॉन्च्ड a new startup. Two of them are siblings. The office of startup has just three rooms. All of them agree that siblings should not be shared same room. ठीक है, तो दो सिबलिंग है और सिबलिंग शुड नॉट शेयर द सेम रूम, तो सिबलिंग का रूम सेम नहीं होना चाहिए। इफ एस एंड क्यू आर सिंगल चिल्ड्रन, द रूम एलोकेशन शोन बिलो आर एक्सेप्टेबल टू ऑल। ठीक है, ये रूम एलोकेशन एक्सेप्टेबल है, दोनों में से कोई भी हो। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिबलिंग। देखो एस और क्यू तो सिंगल चाइल्ड है, सिबलिंग क्या हो सकते हैं, पी आर हो सकते हैं या पी टी हो सकते हैं या आर टी हो सकते हैं। तो सिबलिंग्स को रूम नहीं देना, देखो पी आर को रूम नहीं दिया। सबसे पहले देखो ऑप्शन देखो, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज अ सिबलिंग। पी एंड टी, क्या पी एंड टी सिबलिंग हो सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। पी एंड एस सिबलिंग हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि एस तो सिंगल चाइल्ड है। टी एंड क्यू सिबलिंग हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्यू सिंगल चाइल्ड है। अब बचा पीटी और टी आर। तो पीटी चेक कर लो, देखो पी आर टी एस, पीटी कहीं पे भी नहीं है, सेम रूम नहीं दिया। टी आर को दिया हुआ है, तो ये गलत है ना, ये हो ही नहीं सकते सिबलिंग्स, क्योंकि इनको सेम रूम नहीं देना है। ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस ऐसे ही बड़ा सा क्वेश्चन बना रखा है, बट इसमें कुछ था नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago द रेशियो ऑफ अमन्स एज टू हिज फादर्स एज वाज 1:4. द 5 years फ्रॉम नाउ रेशियो विल बी 2:5. वट वॉज हिज फादर्स एज व्हेन अमन वाज बोर्न। ठीक है, प्रेजेंट। चलो आज की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट। 5 साल पहले, -5 लिख देते हैं यहाँ पे। 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल पहले दोनों की एज का रेशियो 1:4 था, तो 5 साल पहले ही मैं अमन और फादर मान लो। 5 साल पहले उनकी एज एक्स और वाई थी, आज की डेट में x+5 y+5 है। 10 साल, 5 से 5 साल बाद x+10 y+10। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ मुझे पता है x y y क्या है, 1:4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 4x। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। और 5 साल बाद यानी कि x+10/y+10, ये रेशियो किसकी इक्वल है, 2/5। y की वैल्यू 4x पुट कर देता हूँ मैं। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x + 50 = 2y + 10। y की वैल्यू 4x पुट करूंगा तो 8x + 20, 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5x उधर जाके माइनस हो गया, 50 में से 20 माइनस हो गया, 30 आ गया। 5x उधर गया तो 3x बन गया, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये कब है? हाँ, ये अमन की एज है 5 साल पहले, तो और ये हो गया 40। ठीक है, तो आज की डेट में अगर देखा जाए, 15 और 45 होगी, 5 साल बाद 20 और 50 होगा। ठीक है, तो पूछा गया वैसे, व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन अमन वाज बोर्न। जब अमन बोर्न हुआ था, फादर की एज क्या होगी, 40 - 10 है ना, इससे भी 10 साल पहले, इस पॉइंट से भी तब अमन पैदा हुआ होगा, माइनस, और फादर की एज 30 होगी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन 1, वैल्यू ऑफ एक्स इज फॉर 1/log⁻²x प्लस 1/log⁻³ प्लस 1/log⁻4 ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सपोज करो कि log⁻ab है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log b, कोई बेस c होगा, c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, log⁻²x को मैं log x/log2। ठीक है,
बेस नहीं लिखा तो एज्यूम करो 10 है, ठीक है। तो पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, log बेस 2x को log x अपॉन log 2, तो log 2 ऊपर आ गया बाय log x, प्लस सिमिलरली इसको log 3 बाय log x, प्लस इसको log 4 बाय log x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एलसीएम लेके log x उधर चला गया, तो यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c, तो log a इंटू बी इंटू सी आ जाता है। दोनों तरफ से log कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, एक्स की वैल्यू होगी 24, ठीक है। ये भी सीधा सवाल था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3 की पावर 1 1 199 3 की पावर 196, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 की पावर 196 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ 3 की पावर 3 बची, यहाँ 3 की पावर 0 यानी कि 1 बचा, तो 3 की पावर 196, तो थ्री थ्री तो फैक्टर है ही, ठीक है। 3 की पावर 196 से 3 बहुत बार आ रहा है प्राइम फैक्टर, तो 3 की पावर 3 27, तो 3 की पावर 196 ये कितना आ जाएगा इंटू 26, ठीक है। 26 की वो प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 196 तो है ही, तो 26 का 2 गया तो 13 बचा, तो इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 3 और 13, ग्रेटेस्ट कितना हो गया 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस पी क्यू आर एस इन कोहेरेंट पैसेज, ठीक है। तो सीक्वेंस बनानी है, देखो पी है, शिफू स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड व्हाई डू you run since bull is an illusion? Shifu said, surely my running away from the bull is also an illusion. Shifu once proclaimed that all life is illusion. One day when a bull gave him chase, Shifu began running for his life. ठीक है, तो देखो एस और आर, देखो आर सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। शिफू वंस प्रोक्लेम्ड दैट ऑल लाइफ इज इल्यूजन। शिफू ने एक बार क्लेम किया था कि लाइफ एक इल्यूजन है, जो हो रहा है हमें सिर्फ एक वहम है, कुछ भी सच नहीं है, ठीक है, ये मतलब है। तो आर के बाद देखो एस, वन डे व्हेन ए बुल गेव हिम चेज शिफू बिगन रनिंग फ्रॉम हिज लाइफ, तो एक बार कोई बुल उसके पीछे पड़ जाता है तो वो अपनी जिंदगी लाइफ बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है शिफू, ठीक है। तो उसको देखते हुए शिफू के स्टूडेंट, देखो आर एस उसके बाद पी बन रहा है, शिफू के स्टूडेंट एक्सक्लेम करते हैं कि भाग क्यों रहे हो, जबकि अगर लाइफ इल्यूजन है तो बुल भी एक इल्यूजन ही तो है, तो उससे क्यों डरना है, ठीक है, आपका वहम ही तो है, क्या पता ये एग्जिस्ट करते नहीं सही में। तो शिफू ने बोला श्योरली माई रनिंग अवे फ्रॉम बुल इज ऑल्सो एन इल्यूजन, तो शिफू ने जवाब दिया कि जो मेरा भागना है तो वो भी आपके लिए इल्यूजन है, तो मैं भागा ही नहीं हूँ, ये भी आपका वहम ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल चॉक स्टिक्स ईच ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आर बाउंड टाइटली टुगेदर यूजिंग ए डक टेप, ठीक है। चार चौक हो गए जिसका रेडियस आर है, उसको हमने डक टेप से बाउंड कर दिया ना, एक मान लो टेप है, उसको बाउंड कर दिया, तो द विड्थ ऑफ द डक टेप इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चौक स्टिक, जो विड्थ है ना ये वाली, ये चौक की लेंथ के इक्वल ही है। एरिया ऑफ द डक टेप रिक्वायर्ड टू रैप द बंडल ऑफ चौक स्टिक वंस, ठीक है। तो ये एरिया ये वाला, मतलब जैसे सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है ना, वो निकालना है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई भी ऐसी शेप है जिसका मान लो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया ना, ये एरिया हमेशा सेम है ना, यूनिफॉर्म सा है। जैसे मान लो हम सिलेंडर का क्या कर्व सरफेस कैसे निकालते हैं बेसिकली, मान लो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया होता है ये वाला, ओनली ये वाला का 2 पाई आर एच। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका पैरामीटर निकाल लेते हैं 2 पाई आर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर्व सरफेस का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, इसका ये पैरामीटर निकालना है ना ये वाला, ठीक है। किसकी लेंथ कितनी है उसको हम एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बना हुआ है, ये ऐसे चौक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो डक्ट टेप ने कैसे कवर किया हुआ है, एक तो इस तरीके से,
और फिर ऐसा गोलाई। ठीक है। अब ये देखो, जो ये वाली लेंथ है, इतनी लेंथ है ये वाली, ये तो गोलाई है। ठीक है, क्या ये सर्कल का 1/4 पार्ट है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट। ठीक है। तो ये जो लेंथ है, मान लो बी डी, तो जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये 1/4 1/4 1/4 करते करते पूरा सर्कल का पेरीमीटर बन गया, यानी कि 2 पाई आर। ठीक है, अगर ये आर है तो। और जो इतना पार्ट है, मान लो ई एफ जी एच, तो ये किसके इक्वल है? अगर ये इतना आर है, ये भी आर है, तो क्या ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच 2 आर के इक्वल है? तो प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच किसके इक्वल आ गया? 4 बार हो गया, 8 आर। ठीक है। तो टोटल जो हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया, इसको हम लिख देते हैं पेरीमीटर, इसका पी लिख देता हूँ मैं। तो पी जो लेंथ है, ये आ गया 2 पाई आर प्लस 8 आर। ठीक है। तो इसमें हम क्या कॉमन, आर की वैल्यू 0.5 है, 0.5 पुट करूँ तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, 0.5 इंटू 8 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारा पेरीमीटर हो गया क्रॉस सेक्शन का। ठीक है। टोटल मुझे इसका एरिया चाहिए, तो मुझे इसकी लेंथ, हाइट, जैसे हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया जो आ जाएगा पी इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 इंटू पाई प्लस 4। ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार चार्ट shows the data for the percentage of population falling into different categories based on body mass index in year 2003 and 2023। ठीक है। तो ओबीज, ओवरवेट, नॉर्मल, अंडरवेट कितने परसेंटेज है 2003 में ब्लू में, और जो ऑरेंज में 2023 में? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे देखो, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, आसान ही है, बट इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन सा चाहिए ना, थोड़ा सा। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से करते हैं कि मान लो 2003 का निकाल लेते हैं एक तो, और 2023। ऑप्शन ए पढ़ो, इन्होंने क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पीपल फॉलोइंग इनटू ओवरवेट कैटेगरी टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग इन द नॉर्मल कैटेगरी। तो जो रेशियो है परसेंटेज का ओवरवेट टू नॉर्मल हैज इंक्रीज्ड इन 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये पूछा है। तो ओवरवेट यहाँ पे है, नॉर्मल यहाँ पे है। सबसे पहले मुझे 2003 का फाइंड करना है, ऑप्शन ए। 2003 ब्लू वाला है, ब्लू में ओवरवेट कितने हैं? 25%। और नॉर्मल कितने हैं? 50%। तो 25/50, यानी 1/2, ये होगी 2003 में। 2023 यानी ऑरेंज में ओवरवेट 40 है, नॉर्मल 30 है, तो 40/30, 4/3। तो क्या ये इंक्रीज हुआ है? हाफ से लेके 4/3, यानी इंक्रीज ही हुआ है, तो 1 से ज्यादा ही हो गया ना। तो हाँ, सही है, बट हमें इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना है। ठीक है, जोश जोश में ऐसा नहीं कि पहला सही आया तुरंत लगा दिया। बी क्या कहता है? बी कहता है अंडरवेट कैटेगरी, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडरवेट कैटेगरी टू द नॉर्मल कैटेगरी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अंडरवेट ये रही, नॉर्मल ये रही। ठीक है, 2023 की बात की जाए, अंडरवेट में 10 है और ये 50 है। ठीक है, 10/50 यानी 1/5। ठीक है, ये बात होगी 2023 की। 2003 की। 2023 में क्या हुआ? ये 5 है, ये 30 है, 5/30 यानी 1/6। 1/5, ये इंक्रीज हो रहा था, बॉल भी इंक्रीज रहा था, वो भी इंक्रीज रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बॉल भी डिक्रीज रहा है, तो सही है ये भी। ऑप्शन सही है, बट इनकरेक्ट, मतलब बात सही है, तो ऑप्शन सही नहीं है। पर 1/5 से 1/6 छोटा ही ना, 1/5 होगा 0.2, ये हो गया 0.166। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, पूछा है ओबीज कैटेगरी टू नॉर्मल कैटेगरी डिक्रीज हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या कहता है? ओबीज कैटेगरी कहाँ पे? यहाँ पे, नॉर्मल यहाँ पे। 2003 की बात की जाए, 15 और 50, 15/50, 5 से कट जाएगा तो 3/10। और 23 में बात की जाए, 25 और 40, 25 और 40, 5 से कटेगा तो 5। ठीक है, ओबीज तो नॉर्मली बोला है, बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओबीज पहले तो 2003 में 15 और 50, ठीक है, फिर 25 और 40,
ठीक है, और बोला डिक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ, आई थिंक इंक्रीज हो गया ना। ये 0.3 हो गया, ये कितना हो गया, 0.6 से भी ज्यादा हो गया ना, 48, हाँ 0.6 से ज्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि बात गलत है इसकी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फॉलिंग इनटू द नॉर्मल कैटेगरी हैज डिक्रीज इन 20 ईयर्स। डिक्रीज हो गया क्या 20 ईयर्स में? देखो नॉर्मल पहले 50% थे, फिर 30% हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं था, बट थोड़ा सा कि कंसंट्रेशन से करने वाला था, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ द मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन आर शोन इन द गिवन बिलो। ठीक है, मिरर रिफ्लेक्शन क्या है कि जैसे मान लो 6, यहाँ पे इसकी मिरर रिफ्लेक्शन ये बनेगी, वाटर मतलब नीचे बन रही है ना 6, ऐसा है, इस तरीके से दिखेगा। द ऑब्जेक्ट अपीयर एज फॉलोइंग इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग इन द मिरर एंड देन रिफ्लेक्टिंग ऑन द वाटर। तो कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें इस तरीके से दिखता है, पहले हमने उसको मिरर में रिफ्लेक्ट किया, फिर वाटर में रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद ऐसा दिखा। ओरिजिनल इमेज क्या होगी? तो सपोज करो ये हमें दिख रहा है, अ, इसके आई थिंक ऑप्शन दूसरे उड़ गए हैं। अच्छा ये रही। ठीक है, तो चलो ये मान लो, ये हमें कब दिख रहा है? पहले हमने मिरर में रिफ्लेक्ट किया, फिर वाटर में। ठीक है, पहले मिरर में फिर वाटर में, मतलब उल्टा चलेंगे, हम पहले वाटर में करेंगे ना, कि ये रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल क्या बना होगा, तो इस तरीके से। और डॉट यहाँ पे, और ये बनेगा 2 इस तरीके से। ठीक है, देखा जाए 5 का 2 बन रहा है, 2 का 5 बन रहा है। 4 देखो डंडे यहाँ पे इस साइड। ठीक है, वाटर इमेज, ये जो वाटर इमेज है, ये इसकी ही बनी होगी। ठीक है, दिख रहा है। अब इससे पहले हमने क्या किया होगा, हमने मिरर इमेज किया होगा। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी 2 की, इस तरीके से 5, फिर डॉट यहाँ पे आएगा, फिर 5 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो, ये देखो ना, ये पहले आ रही है, ये बाद में है ना, सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद 4 है, ये सबसे दूर बनेगा, ये ऐसे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एच जैसा बन गया, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, देखो ए और डी में बिल्कुल सेम है, सिर्फ डॉट का फर्क है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन ही था ये भी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, टू आइडेंटिकल शीट्स ए एंड बी ऑफ डायमेंशन 24 into 16 cm कैन बी फोल्डेड इनटू हाफ यूजिंग टू डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। ठीक है, फोल्ड वन, फोल्ड टू, FO1, FO2। इन FO1 एक्सिस ऑफ फोल्डिंग है, रिमेन्स पैरेलल टू द इनिशियल लॉन्ग एज। ठीक है, इन FO2 द एक्सिस ऑफ फोल्डिंग रिमेन पैरेलल टू इनिशियल शॉर्ट एज। ठीक है, इनिशियल, इनिशियल बोला इन्होंने। If sheet A is folded twice using FO1 and sheet B is folded twice using FO2, the ratio of the perimeter of the final shape of A and B is। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले A और B की हम शीट बना लेते हैं। 24 into 16, तो ये है 24, ये है 16। अब देखो पहला, ए शीट ये मान लो, बी है,
ए क्या कहता है, जो एक्सिस ऑफ फोल्डिंग है वो पैरेलल है इनिशियल लॉन्ग एज के। इनिशियल लॉन्ग एज ये वाला है, इनिशियल शॉर्ट एज ये वाला है। तो जो फोल्डिंग एक्सिस है वो इसके पैरेलल है लॉन्ग एज के, तो इसके अलोंग फोल्ड करना है, इसमें हमें इसके अलोंग फोल्ड करना है, शॉर्ट एज के अलोंग। तो इसको हम एक बार फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, ये 8 बन गया, ये 24 बना। सेकंड में फिर हमें जो फोल्डिंग एक्सिस है वो इनिशियल लॉन्ग एज के यानी 24 के पैरेलल है, तो ये बेसिकली 24 मतलब ये हाफ होता जा रहा है ना बेसिकली। ठीक है, तो ये बना। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, पहले 24 हाफ हो जाएगा 12, और ये 16 ही बचा। फिर उसके बाद दोबारा फोल्ड किया हमने इस तरीके से, ये 6 बचा, ये 16 बचा। तो ए का पैरामीटर कितना हो गया, 24 + 4 28 दुना 56, 16 + 6 22 दुना 44। तो रेशो क्या आ गया, 56/44। 4 से कट गया तो 14 आ गया, ये 11 आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी ठीक सवाल था। तो इसी के साथ हमारे ईसी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, एप्टीट्यूड के। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड ग्रुप पूछ लेना। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।